हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लिसस लॉ। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस क्या होता है। फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस जो है वो चैप्टर 2 ऑफ पार्ट 3 में कवर्ड है, जहाँ पे सेक्शन 80 से सेक्शन 93 ऑफ आईबीसी इस प्रोविजन से डील करते हैं। फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस जो है वो किसी भी नॉर्मल सीआईआरपी से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो इसलिए क्योंकि फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस का मतलब ही ये होता है कि जहाँ पे एक डेटर को पूरी तरीके से उसके डेट से रिलीज मिल जाता है और वो अपनी लाइफ को एक नए सिरे से शुरुआत कर सकता है। फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस इसके अलावा सीआईआरपी यानी कि एक जो कॉम्प्लेक्स और जो क्यूम्बरसम प्रोसेस है, जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसके एक ऑल्टरनेटिव है। यानी कि जहाँ पर एक व्यक्ति का जो डेट है वो बहुत ही कम अमाउंट का है, शॉर्ट अमाउंट का है, स्मॉल अमाउंट का है, तो हम नहीं चाहेंगे उसको कि वो सीआईआरपी की तरह 330 डेज तक टंगा रहे उसी प्रॉब्लम में, उसी डेट में। और इसीलिए हमने फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस जैसे प्रोविजंस आईबीसी में इंट्रोड्यूस किए। इसके अलावा फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स या फिर पार्टनरशिप फर्म्स के रिस्पेक्ट में ही एप्लीकेबल है। यानी कि फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस कंपनीज या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स यानी कि एलएलपीज के रिस्पेक्ट में ये एप्लीकेबल नहीं है। नाउ फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस जो है इन केसेस में जो एजुकेटिंग अथॉरिटी होती है वो एनसीएलटी नहीं होती बल्कि डीआरटी यानी कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल होता है। मैंने इसी चीज़ को कंसाइज फॉर्म में यहाँ पे बता भी दिया है कि फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस ग्रीन में मैंने लिखा हुआ है कि कहाँ पर फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस एप्लीकेबल है और कहाँ पर नहीं है। तो फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस कब कब एप्लीकेबल होगा? इट इज़ एप्लीकेबल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन्स, इंडिविजुअल्स और दी पार्टनरशिप फर्म्स। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब ये इंडिविजुअल्स या पार्टनरशिप फर्म्स ऐसे डेट के रिस्पेक्ट में रिलीज चाहती हैं जो कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट है, यानी कि 35,000 तक की ही अगर लिमिट है, तो उन्हीं केसेस में ही ऐसे लोगों को फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस के लिए एंटाइटल्ड माना जाएगा टू इनिशिएट दिस प्रोसेस। ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखेंगे कहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं है, तो ये कंपनीज या एलएलपीज के रिस्पेक्ट में एप्लीकेबल नहीं है, या जहाँ पर डेट्स 35,000 से ऊपर की हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि एक व्यक्ति जो 1 करोड़ की डेट लेकर बैठा हुआ है और उसको फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस में रिलीज कर दिया जाए। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो छोटे अमाउंट्स हैं उसके रिस्पेक्ट में एक व्यक्ति को तकलीफ ना दी जाए और उसको एक नए सिरे से लाइफ को शुरुआत करने का एक चांस दिया जाए। इसके अलावा अगर 12 महीने के अंदर फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस के लिए अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने उस व्यक्ति की एप्लीकेशन एक बार एक्सेप्ट कर ली है, तो वो व्यक्ति उन्हीं 12 महीनों के अंदर फिर से दूसरे फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, यानी कि 1 एफएसपी एट अ टाइम ओनली। अब आते हैं कि कौन लोग हैं जो एफएसपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो किस तरीके से ये अप्लाई होगा? तो कहा गया कि जहाँ पर जो डेटर है, यहाँ पर 2 तरीके के हमने जैसे बताए थे कि या तो वो पर्सन यानी इंडिविजुअल है एज हिमसेल्फ, या फिर वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, उसके द्वारा 2 तरीके से इस एफएसपी के लिए वो अप्लाई कर सकता है। यानी कि एज एन इंडिविजुअल भी कर सकता है या फिर एक आरपी के द्वारा भी अप्लाई कर सकता है। और ये डेटर ऐसा होना चाहिए जो कि अपनी डेट्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, पे नहीं कर पा रहा है, यानी कि वो इतना फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स उसके ऊपर इतने ज़्यादा हैं कि वो इस लायक ही नहीं है कि वो 35,000 रुपीज़ भी कहीं से जुटा पाए और उसको पे कर पाए। इसके अलावा ये ऐसे लोग हैं जिनको 7 कंडीशंस हैं जो सेक्शन 80 की सब सेक्शन 2 में दी गई हैं, उनको भी फुलफिल करना पड़ेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनकी जो डेट्स हैं वो एक कैटेगरी होती है जिसको हम कहते हैं क्वालिफाइंग डेट्स, तो वो क्वालिफाइंग डेट्स की कैटेगरी में आनी चाहिए। यानी कि जब भी हम एफएसपी की बात करेंगे तो हम जिस तरीके की डेट्स की बात कर रहे हैं वो ऐसी डेट्स हैं जो कि क्वालिफाइंग डेट्स की कैटेगरी में फॉल करनी चाहिए, अदरवाइज दिस person will not be entitled to file for the fresh start process. अब देखते हैं कि ये क्वालिफाइंग डेट्स क्या होती हैं। सवाल यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है कि क्वालिफाइंग डेट्स क्या नहीं होती हैं। तो क्वालिफाइंग डेट्स तो नॉर्मली वो होती हैं जो कि इंटरेस्ट के साथ में होती हैं और किसी भी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन या लीगल या किसी भी तरीके की आपकी जो ऑब्लिगेशंस हैं, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस, उनके अंतर्गत अगर किसी ने कोई डेट ली थी और वो लिक्विडेटेड सम था और उसको नहीं दे पाया है, पेमेंट नहीं कर पाया है, चाहे इमीडिएटली या फिर किसी फ्यूचर टाइम में, तो उस केस में उस डेट को हम कहेंगे क्वालिफाइंग डेट।
लेकिन अगर उसकी डेट्स कुछ ऐसी कैटेगरी में फॉल कर रही है जिसको आईबीसी ने डिक्लेयर किया है कि ये क्वालिफाइंग डेट्स की कैटेगरी में आता ही नहीं है, तो वो क्वालिफाइंग डेट्स नहीं होंगी और इसीलिए वो व्यक्ति जो है वो एफएसपी के लिए भी अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो क्वालिफाइंग डेट्स क्या नहीं होती हैं, उनमें 3 चीज़ें आती हैं। तो पहली चीज़ ये है कि क्वालिफाइंग डेट एक्सक्लूडेड डेट नहीं होती है। दूसरी चीज़, क्वालिफाइंग डेट में सिक्योर्ड डेट, जितना अमाउंट सिक्योर्ड डेट वाला होगा, जहाँ पे आपने कोलेटरल्स दिए थे, सबमिट किए थे और फिर आपने लोन लिया था या डेट ली थी, उतना अमाउंट जो लोन होगा, उतना अमाउंट ऑफ जो डेट होगा, वो भी क्वालिफाइंग डेट की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो सिक्योर डेट के रिस्पेक्ट में भी व्यक्ति को रिलीज नहीं मिलेगा। और तीसरी कैटेगरी वहाँ आती है जहाँ पे किसी व्यक्ति ने फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस की एप्लीकेशन जब डाली थी उससे 3 महीने पहले उसने ऑलरेडी डेट लिया था, यानी कि एप्लीकेशन डालने से पहले या 3 महीने पहले उसने अगर डेट ली है तो वो भी क्वालिफाइंग डेट में नहीं आएगी, यानी कि उस 3 महीने पहले वाली जो डेट उसने ली है वो उसको उस रेस्पेक्ट में रिलीज नहीं मिलेगा। अब सवाल उठता है कि ये एक्सक्लूडेड डेट क्या होती है। तो एक्सक्लूडेड डेट्स क्या होती हैं? एक्सक्लूडेड डेट्स यानी कि देखिए, पहली चीज़ तो ये कि अगर एक व्यक्ति जो है वो क्वालिफाइंग डेट्स की कैटेगरी में, यानी कि अगर उसकी डेट्स क्वालिफाइंग कैटेगरी में आती है, क्वालिफाइंग डेट्स की कैटेगरी में आती हैं, तो वो व्यक्ति जो है एफएसपी के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर उसकी डेट्स क्वालिफाइंग डेट्स की कैटेगरी में नहीं आती हैं तो वो व्यक्ति एफएसपी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। तो इसलिए अब बताया गया कि क्वालिफाइंग डेट्स में क्या नहीं आता है, तो कहा गया एक्सक्लूडेड डेट्स नहीं आती हैं। तो बताया कि अब एक्सक्लूडेड डेट्स क्या होती हैं, तो कहा गया एक्सक्लूडेड डेट्स वो होती हैं जो सेक्शन 79 सब सेक्शन 15 में बताई गई हैं। तो कहा गया कि एक्सक्लूडेड डेट्स ऐसी डेट्स होती हैं जैसे कि ये 5 कैटेगरीज हैं। तो पहली चीज़ बताई गई है कि जहाँ पे किसी व्यक्ति को किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल के द्वारा कोई फाइन या पेनल्टी अगर पे करनी है और वो पे नहीं कर पा रहा है, तो वो जो अमाउंट है वो एक्सक्लूडेड डेट्स में आएगा। और एक्सक्लूडेड डेट्स यानी कि जो क्वालिफाइंग डेट्स नहीं है, और अगर क्वालिफाइंग डेट्स नहीं है तो एफएसपी नहीं अप्लाई कर सकता। दूसरी कैटेगरी है जहाँ पर उसने लॉ ऑफ टॉर्ट्स में, जैसे कि न्यूसेंस, नेग्लिजेंस या किसी भी तरीके की स्टैट्यूटरी, कॉन्ट्रैक्चुअल या लीगल ऑब्लिगेशंस को ब्रीच करते हुए जहाँ पे उसको कोई डैमेजेस पे करने पड़ रहे हैं मॉनेटरी लेवल पे और वहाँ पे वो नहीं पे कर पा रहा है, अगेन इन रिस्पेक्ट्स में भी उसकी जो डेट है वो एक्सक्लूडेड डेट की कैटेगरी में आएगी, यानी कि वो क्वालिफाइंग डेट नहीं है। तीसरी कैटेगरी है जहाँ पे उसको किसी व्यक्ति को मेंटेनेंस देना था। एक्सक्यूज मी। नाउ मेंटेनेंस का क्या मतलब है, चाहे वो सीआरपीसी 125 में उसको मेंटेनेंस देनी थी या फिर उसको किसी हिंदू लॉ यानी कि पर्सनल लॉज, यानी कि हिंदू लॉ, पारसी लॉ, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ, किसी भी लॉ में अगर उसको मेंटेनेंस देनी थी किसी व्यक्ति को और वो नहीं दे पा रहा है, वो जो अमाउंट है अगर वो नहीं भी दे पा रहा है तो अगेन उसके रिस्पेक्ट में उसको कोई रिलीज नहीं मिलेगा। दैट मीन्स ही इज बाउंड टू पे दिस मेंटेनेंस। चौथी कैटेगरी है स्टूडेंट लोन, यानी कि जहां पर एक व्यक्ति ने स्टूडेंट लोन कहकर लोन लिया है और कल को वो उस स्टूडेंट लोन को चुकता नहीं कर पाया है, अगेन उस केस में भी उसको रिलीज नहीं मिलेगा, वो एक्सक्लूडेड डेट में आएगा, यानी कि वो क्वालिफाइंग डेट्स में नहीं आएगा। उसके अलावा 5वीं कैटेगरी है कोई और डेट जो कि एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो ये सारी जो कैटेगरीज हैं ये वो कैटेगरीज हैं जो एक्सक्लूडेड डेट में आती हैं। और एक्सक्लूडेड डेट कौन से में कैटेगरी में आती है, जो कि क्वालिफाइंग डेट नहीं है, और इसीलिए जो क्वालिफाइंग डेट नहीं है तो उस केस में वो एफएसपी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। इसके अलावा फिर आती है कि ये ऐसे कौन कौन सी कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी ऐसे व्यक्ति को। तो कहा गया कि अगर ऐसा व्यक्ति जो है उसकी ग्रॉस एनुअल इनकम 60,000 तक की ही है, यानी कि 60,000 से एक्सीड नहीं करती है, या जिसका एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एसेट्स जो है वो 20,000 से ज़्यादा नहीं है। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एसेट्स का मतलब क्या हुआ, किसी के पास कार है, किसी के पास फ़ोन है, किसी के पास बॉटल है, पेन है, सारे एसेट्स को अगर मिलाकर अगर आप अमाउंट उसको कैलकुलेट करें तो वो 20,000 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। पर ऐसा काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसा तो आप जो स्टूडेंट्स हैं आपके पास भी कम से कम इतना घड़ी आप पहनते हैं या फिर आप मोबाइल्स यूज़ करते हैं, इतना तो फिर भी होगा। इतना गरीब कोई भी नहीं होता कि 20,000 तक के एसेट्स भी उसके पास ना हो। तो जनरली ये
उन्हीं कैटेगरीज में के लोगों के लिए है जो इतने फाइनेंशियली इतना कम है उनके पास अमाउंट के ना, या तो उनका ग्रॉस एनुअल इनकम ही 60,000 से नीचे है, या फिर उनका जो एग्रीगेट वैल्यू है एसेट्स की वो भी 20,000 से नीचे की है, या फिर जहाँ पे जो उनकी क्वालिफाइंग डेट्स हैं उनका जो एग्रीगेट माना जाए तो वो 30,000 से नीचे का है। अब यहाँ पर ये जो हम बता रहे हैं ये और नहीं है, ये एंड है, यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। और देन इसके अलावा जो नेक्स्ट कंडीशन है वो ये है कि ये व्यक्ति अनडिस्चार्ज्ड बैंकरप्ट होना चाहिए। देखिए, अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट का मतलब होता है जो कि लीगली डिक्लेयर हो चुका है, एक बैंकरप्ट है और साथ में उसने अभी तक ड्यूज भी पे नहीं किए हैं, तो इसका उल्टा क्या हुआ, नॉट एन अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट। देन इसके अलावा एक ऐसा व्यक्ति जो अपना सेल्फ ओन्ड, उसके पास कोई ड्वेलिंग यूनिट नहीं है, यानी कि अपना खुद का घर नहीं है, या फिर जिसके खिलाफ जो फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस की जो प्रोसेस, चाहे फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस हो या फिर CIRP कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस हो या फिर बैंक्रप्सी प्रोसेस हो, ये कोई से भी उसके रिस्पेक्ट में सब्सिस्ट नहीं करने चाहिए। और जो 7th कैटेगरी है वो ये है कि पहले जो FSP जब उसने अप्लाई किया है, अब वहाँ से लेकर जहाँ पे उसकी एक्सेप्ट हो गई है 12 महीने के अंदर अब वो दूसरी FSP इनिशिएट नहीं कर सकता है, यानी कि नो प्रीवियस FSP ऑर्डर्स वर मेड बाय हिम विद इन प्रीसीडिंग 12 months ऑफ एप्लीकेशन फॉर FSP, यानी कि उसके रिस्पेक्ट में FSP का और कोई ऑर्डर जो है वो सब्सिस्ट नहीं करना चाहिए पिछले 12 महीनों के अंदर। तो ये सारी वो कंडीशंस हैं जिसके लिए एक व्यक्ति एलिजिबल होगा कि वो फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता है। अब हम देखते हैं कि वो प्रोसेस क्या होगा, यानी कि किस तरीके से वो प्रोसीजर होगा, किस तरीके से वो व्यक्ति अप्लाई करेगा, कहाँ अप्लाई करेगा, कितने दिन में, कौन सी अथॉरिटी क्या एक्शन लेगी, ये सारी चीज़ें हम अपनी अगली वाली वीडियो में पार्ट 2 में डील करेंगे। इस वीडियो में हमने जस्ट ये देखा है कि कौन लोग हैं जो एंटाइटल्ड हैं FSP के लिए, और जहाँ पे हमने देखा कि FSP जो है वो सिर्फ इंडिविजुअल्स या फिर पार्टनरशिप फर्म्स के रिस्पेक्ट में ही एप्लीकेबल है। इसके अलावा FSP जो है वो एक ऑल्टरनेटिव है CIRP प्रोसेस का। हमने ये भी देखा कि जो ऐसा व्यक्ति है उसकी जो डेट्स हैं वो क्वालिफाइंग डेट्स होनी चाहिए, यानी कि क्वालिफाइंग डेट्स में फिर हमने 3 कैटेगरीज पढ़ी कि वो एक्सक्लूडेड डेट में होना चाहिए, या फिर वो सिक्योर्ड डेट है, या फिर पिछले 3 महीने में FSP से पहले, यानी कि अप्लाई करने से पहले उसने ऐसी कोई डेट ना ली हो, तो ये सारी क्वालिफाइंग डेट्स में आएगा। फिर हमने एक्सक्लूडेड डेट क्या होती हैं ये पढ़ा, और उसके अलावा फिर हमने वो 7 कंडीशंस पढ़ी सेक्शन 80 के सब सेक्शन 2 में कि कौन सी कंडीशंस अप्लाई होंगी इस व्यक्ति के ऊपर जब ये व्यक्ति एंटाइटल्ड होगा फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस के लिए। आई होप आपको इस वीडियो के दौरान इतना समझ में आया होगा कि वो कौन कौन से लोग हैं। इससे जो नेक्स्ट प्रोसेस है, जब हम पूरा प्रोसीजर डिस्कस करेंगे, वो उसके लिए मैं अभी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी। फॉर द टाइम बीइंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।